नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन भारतीय ग्रंथ की रूपरेखा पर बात कर रहे हैं। स्वर संहिता, प्राण, चेतना और जीवन का विज्ञान। ये स्वर विज्ञान पर आधारित है। सुनने में थोड़ा गूढ़ लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर देखिए स्वर विज्ञान मूल रूप से हमारी सांस लेने की जो लय है ना और उसका प्रवाह, उसका अध्ययन है। मतलब नाक के किस छेद से हवा ज्यादा चल रही है उसी को स्वर कहते हैं। अच्छा, स्वर मतलब सिर्फ सांस लेना या कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ सांस लेना नहीं। ये स्रोत बताता है कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी जीवन शक्ति मतलब प्राण और हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस उससे है। ओह, तो मतलब हम कैसे सांस ले रहे हैं ये महज एक बायोलॉजिकल चीज नहीं है। इस ग्रंथ की संरचना तो कहती है कि ये ज्ञान, तंत्र और योग परंपराओं से जुड़ा है। अक्सर शिव पार्वती संवाद की तरह बताया जाता है इसे। बिल्कुल, और आज हम इसी संरचना के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज्ञान यानी स्वर विज्ञान सांस को और किन किन चीजों से जोड़ता है। हाँ, तो क्या क्या है वो चीजें? देखिए, ये संरचना एक पूरा क्या कहते हैं जाल सा बुनती है। सबसे पहले तो ये सांस को शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियों से जोड़ती है। आपने नाम सुने होंगे शायद, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हाँ, योग में सुना है। इड़ा मतलब बाईं नासिका से जुड़ी हुई और पिंगला दाईं से। बिल्कुल सही। इड़ा को चंद्र ऊर्जा या मानसिक शक्ति का प्रतीक मानते हैं और पिंगला को सूर्य ऊर्जा या शारीरिक शक्ति का, और सुषुम्ना वो इन दोनों के बीच संतुलन का मार्ग है, आध्यात्मिक ऊर्जा का रास्ता। स्रोत में तो 72,000 ऐसी नाड़ियों का जिक्र है। 72,000 काफी जटिल लगता है। अच्छा, तो ये तो हुई शरीर के अंदर की बात, पर संरचना ये भी कहती है कि स्वर का संबंध समय से भी है, बाहरी दुनिया से। ये कैसे? हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। स्रोत के अनुसार हमारी नाक से स्वर का प्रवाह बदलता रहता है ना? आमतौर पर हर घंटे 1.5 घंटे में। हाँ, महसूस तो होता है कभी कभी। तो ये जो अंदरूनी बदलाव है, ग्रंथ कहता है कि इसका संबंध बाहरी समय के चक्रों से भी है, जैसे दिन रात, चांद की तिथियां, नक्षत्र, यहाँ तक कि मौसम, इन सब से। अरे वाह, तो इसका इस्तेमाल कैसे करते थे, मतलब व्यवहारिक रूप से? प्राचीन समय में इसका उपयोग शुभ अशुभ समय यानी मुहूर्त जानने के लिए होता था। जैसे स्रोत में उदाहरण है कि शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन सूर्योदय के समय अगर बाईं नासिका यानी इड़ा चल रही हो तो वो शुभ माना जाता था। शरीर की लय और ब्रह्मांड की लय में तालमेल गहरा विचार है, पर क्या ये सिर्फ मुहूर्त देखने तक ही था या रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई उपयोग था इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत संरचना के हिसाब से तो इसका इस्तेमाल रोज के कई कामों में हो सकता था। जैसे कोई फैसला लेना है। फैसला लेना, वो कैसे? हाँ, ग्रंथ बताता है कि जब दाहिना स्वर यानी पिंगला एक्टिव हो तो वो शारीरिक मेहनत, बहस या किसी चीज की शुरुआत जैसे ऊर्जा वाले कामों के लिए बेहतर है, और जब बाया स्वर ईड़ा चले तो वो शांत मानसिक काम, बातचीत या कुछ सीखने समझने के लिए ज्यादा सही है। अच्छा, मतलब स्वर के हिसाब से काम चुने। हाँ, कुछ वैसा ही। यात्रा, व्यापार, यहाँ तक कि परीक्षा में भी सही स्वर का चुनाव मदद कर सकता है, ऐसा स्रोत का दावा है। और उसमें स्वर दोष मतलब स्वर प्रवाह में गड़बड़ी और उसे ठीक करने के तरीके भी बताए गए हैं। ये तो सचमुच सांस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना हुआ। स्वास्थ्य के बारे में क्या ये हमारे हेल्थ के बारे में भी कुछ बताता है? हाँ, स्वास्थ्य के लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण बताया गया है। स्रोत संरचना के अनुसार स्वर के पैटर्न में अगर कोई असामान्यता दिखे तो वो शरीर में किसी असंतुलन का संकेत हो सकता है, जो आगे चलकर शायद किसी बीमारी का रूप ले ले। ओह, मतलब एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम। हाँ, कह सकते हैं। और ये 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत से भी जुड़ा है। माना जाता है कि स्वर को समझकर और प्राणायाम वगैरह से उसे साध कर बीमारियों से बचा जा सकता है, और शायद बिना दवा के इलाज भी। बिना दवा के शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जगाना, कुछ वैसा? बिल्कुल, शरीर खुद ही संकेत दे रहा है, बस हमें उसे पढ़ना सीखना है। स्वर विज्ञान यही कहता है। और इसका आध्यात्मिक पहलू, योग और ध्यान में तो सांस बहुत अहम है। निश्चित रूप से। स्रोत संरचना साफ बताती है कि स्वर साधना ध्यान और प्राणायाम का एक जरूरी हिस्सा है। खास तौर पर सुषुम्ना नाड़ी को जगाने पर जोर है। सुषुम्ना
जो आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्ग है। हाँ, माना जाता है कि स्वर को साधने से ही मन एकाग्र होता है और प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में संभव हो पाता है, जो कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। तो ये प्राचीन ज्ञान जो सांस को इतने सारे आयामों से जोड़ता है, समय, स्वास्थ्य, फैसले, आध्यात्मिकता, क्या आज के मॉडर्न जमाने में भी इसकी कोई रेलेवेंस है? विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? देखिए, स्रोत संरचना में आधुनिक विज्ञान से तुलना का भी जिक्र है। ये प्राचीन ज्ञान चीजों को अपने नजरिए से देखता है, जाहिर है, लेकिन आज न्यूरोबायोलॉजी और ब्रीदिंग साइंस भी ये मान रहे हैं कि हम कैसे सांस लेते हैं, इसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस लेवल्स और मेंटल स्टेट पर पड़ता है। हाँ, ये तो है। जैसे गहरी धीमी सांस लेने से शांति मिलती है। बिल्कुल, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो अगर प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एनर्जी लेवल को बैलेंस करने या शायद फोकस बेहतर करने में इस प्राचीन ज्ञान के सिद्धांत आज भी काम आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये ग्रंथ संरचना दिखाती है कि स्वर संहिता सांस को सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं मानती, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू से जोड़ती है, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और यहाँ तक कि कॉस्मिक भी। एकदम सही कहा। इसका मूल संदेश यही लगता है कि हमारी सांस की लय और प्रवाह में ही शायद हमारे स्वास्थ्य, हमारे फैसलों, समय की समझ और आध्यात्मिक प्रगति की कुंजी छिपी है। ये हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच एक पुल बनाने जैसा है। तो अंत में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या सांस लेने जैसी इतनी सहज क्रिया में, जो हम लगभग बिना सोचे करते हैं, वाकई जीवन, स्वास्थ्य और चेतना को इतने गहरे स्तर पर समझने का कोई राज छुपा हो सकता है, जैसा ये प्राचीन ज्ञान दावा करता है? सोचने वाली बात है।